तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पिछला क्लास छोड़ा था, वहीं से हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। और उस क्रम में सबसे पहले देखेंगे हमने जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो पढ़ा था ईरानी आक्रमण। तो उस ईरानी आक्रमण को पढ़ने के पश्चात हमारा जो उद्देश्य था, हम क्या पढ़े, तो हम सिकंदर के आक्रमण को पढ़े जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है। तो उसको पढ़ते वक्त हम लोग सबसे पहले देखते हैं उसके पृष्ठभूमि को देखते हैं। उसमें जो क्या क्या पढ़ना है उस चीजों को देख लेते हैं। तो उसके क्रम में देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो पहला ये इसकी पृष्ठभूमि है, दूसरा ये विजय अभियान है, तीसरा सफलता के कारण क्या हुआ कि ये सफल हो पाया, फिर वापसी क्यों गया, ये क्यों वापस चला गया, फिर प्रभाव क्या था। उसके बाद विविध इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट इसमें शामिल होंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सिकंदर जो आया था वो किस रास्ते से आया था, कैसे आया था, उसको लेकर के देख लेते हैं। तो सिकंदर जो है ये मेसिडोनिया का रहने वाला था और ये इस रास्ते से आ हुआ था। और यहाँ एक खैबर दर्रा है और इसी दर्रे से ये भारत में प्रवेश किया था। तो ये भी कहा जाता है कि खैबर दर्रा के माध्यम से इसने भारत में प्रवेश करने की कोशिश किया था, यानी कि भारत आक्रमण के लिए प्रवेश करने की कोशिश किया था, हो प्रवेश किया भी था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो कह रहा है कि इसका जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में। और इसके पिता का क्या नाम था। तो इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। और ये मेसिडोनिया या मकदूनिया का शासक था इसका पिता। तो जाहिर सी बात है आगे चल के सिकंदर भी क्या हो जाएगा, इसका शासक बनेगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ये है कि कह रहा है कि जो सिकंदर है उसका अन्य नाम क्या था। तो सिकंदर का अन्य नाम था अलेक्जेंडर। और सिकंदर का जो राजारोहण हुआ वो आपका कब हुआ था, 336 ईसा पूर्व में हुआ। और जब ये 36 वर्ष की उम्र में इसका जब राज्यारोहण हुआ तो इसका आयु कितना था उस वक्त, ये आयु था 20 वर्ष। और इसके गुरु कौन थे। तो अरस्तु इसके गुरु थे। और अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लूटो इसके गुरु थे। तो कह रहा है कि आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो धन की प्राप्ति करना और विश्व विजेता बनना, ये इसका आक्रमण का उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिकंदर के साथ जब ये आक्रमण करने आया था तो उसके साथ कौन कौन से आए थे। तो निर्याकस था जो जल सेनापति था, फिर ओने सेक्रेटस था, फिर अरिस्टोब्यूलस था। ये तीन व्यक्ति आए थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहीं पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो सिकंदर आक्रमण के लिए तो आया खैबर दर्रे के होकर के इस रास्ते से, ठीक है। अ, और ये मतलब ये सारे प्रदेशों को जीतते गया। और जैसे ही खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करेगा तो वहां पे दो जो होंगे ये मतलब तक्षशिला का शासक पोरस और अम्बी यहाँ पे शासन कर रहेंगे। और सबसे पहला भारत में जो एंट्री करेगा तो यहीं पे आक्रमण करेगा ये मुख्य रूप से। और अ, जो है पोरस इससे युद्ध करेगा, तक्ष और अम्बी इसके सामने आत्मसमर्पण कर देगा। और जो वापसी करेगा तो ये इस रास्ते से वापसी करेगा। और ये जो सिंधु का जो मुहाना या सिंधु नदी है यहाँ से ये दो रास्तों में बढ़ जाएगा आगे चल के। एक ये स्थल मार्ग से होकर के जाएगा जो सिकंदर के साथ इसको लेके जाया जाएगा। और अंतिम रूप से सिकंदर कहाँ पे, तो बेबीलोन, यानी कि बेबीलोन में जाकर इसकी मृत्यु हो जाएगी। और वहां पे अ, और इस रास्ते से जल मार्ग है, ये इसके सेना सारे के सारे जाएंगे। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैप यहाँ था तो मैंने कोशिश की इसको समझाने देने के लिए। जब हम लोग आगे देखते हैं तो इस सिकंदर अभियान को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में जो कौन कौन से राज्य थे। तो ये पूरी लिस्ट है इनका। तो जो तक्षशिला पोरू, यानी कि सबसे पहले देखिए तक्षशिला, सुदक, उसके बाद पाटल है। तो पाटल यहाँ पे होगा, देखिए ये पाटल। और ये पाटल जो है ये आपका एक तरीके से सिकंदर के अभियान के दौरान ये भारतीय साम्राज्य भारत की सीमा में शामिल ये अंतिम ऐसा राज्य होगा जिसपे अंतिम रूप से सिकंदर आक्रमण करेगा। और या फिर वो वापसी, यानी कि वापसी के क्रम में ये आक्रमण किया था। तो बहुत सारे हैं लेकिन ये इतना उसमें हम लोग को कुछ सब के सब नहीं पढ़ना है। एग्जाम के इंपॉर्टेंट से मात्र आपको तीन चार ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, जिसमें आपका तक्षशिला है, पुरू है, शुदक है, पटीला है, ये सारे का सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी हालांकि मैंने सारा का सारा लिस्ट बना रखा है। बना क्या रखा है कि मैं जहाँ पे भी देखिए मैं कंटेंट एक जगह से लेता नहीं हूँ, इसलिए आप ये वीडियो को या कभी देखते हैं तो ये ना कि यहाँ से ये लिया गया। देखिए सारी की सारी चीजें भाई बुक में ही है। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से ये सारा का सारा बनाया है या सारी चीजें लिखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी किसी न किसी बुक को रेफरेंस करके बनाता हूँ, चाहे वो कोई भी बुक है, एनसीईआरटी हो या किसी का। हमारा काम है कि पढ़ाई करना, कहीं से भी कंटेंट ले, उससे कोई
आई थिंक नहीं फर्क पड़ना चाहिए। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। करें कि सिकंदर के विजय अभियान को अगर हम क्रमिक रूप से देखें तो इस विजय अभियान के दौरान देखिएगा, करें कि सिकंदर के आक्रमण के समकालीन मगध का शासक कौन था? तो धनानंद था। नेक्स्ट बोला कि सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? तो 326 ईसा पूर्व में किया गया था। और कह रहा है कि नेक्स्ट बात करें कि सिकंदर के आगमन के समय भारत के स्वतंत्र राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 28 थी। और ये 28 का लिस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये 28 सारे के सारे थे। नेक्स्ट बोला है कि 326 ईस्वी में सिकंदर भारत अभियान के लिए जब आगे बढ़ा तो कह रहा है कि जाति राज या अश्पोई राज जो था, जो देखिए यहाँ पे होगा, कहाँ पे, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? हाँ, ये। तो इस क्रम में जो ये विजय अभियान के लिए जाएगा, तो पहला जो क्षेत्र हो ये इसी पे आक्रमण करेगा। ठीक। और आक्रमण करने के पश्चात, ठीक, ये यहीं पे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। आक्रमण करके ये फिर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के फिर वो तो युद्ध करेगा ही। फिर अशोक राज पे किया। फिर इसके सीमांत जो सीमांत ये उसी के आसपास ये राज था। फिर इसकी राजधानी क्या थी? तो मस्तक राजधानी थी। और कह रहा है कि यहाँ पर जो पुरुषों की जो पुरुष सैनिक थे वो मारे गए थे यहाँ के महिलाओं के द्वारा। सिकंदर के साथ आक्रमण किया गया और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट बोला कि तक्षशिला गणराज, अगला जो युद्ध किया वो कहाँ किया? तो तक्षशिला गणराज में किया। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो गंधार थी। और शासक कौन था? अंबी था। हालांकि अंबी जो है इसके सामने, सिकंदर के सामने क्या कर देगा? आत्मसमर्पण कर देगा। नेक्स्ट बोला है कि राजा सारी गुप्त था, जिस पे आक्रमण किया। ये क्रमिक रूप से आक्रमण करते आ रहा है। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि राज्य जो है इसका राज तक होता है हिंदू पर्वत के उत्तर में स्थित था। और सिकंदर के समक्ष इसने क्या कर दिया? इसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर के समक्ष समर्थन करने के पश्चात सिकंदर की ये क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद आती है फिर पोरस की बारी। और पोरस एकमात्र ऐसा शासक होगा जो किसके समक्ष? तो आपके सिकंदर के समक्ष वो समर्पण नहीं करेगा और वो युद्ध करना पसंद करेगा। और युद्ध करने के क्रम में वो, हालांकि वो क्या हो जाएगा? वो हार जाएगा। लेकिन उसकी वीरता को देखते हुए सिकंदर उसे मतलब हार, जिस तरह से हारे हुए शासक के जैसे व्यवहार किया जाता है, वैसे साथ उसके साथ वैसे व्यवहार नहीं करेगा और उसे वो दोस्ती बना लेगा। क्योंकि उसको लगेगा, वो कहेगा कि भैया इस इस धरती पे अभी तक जो भी, या फिर जितना भी मैंने इस अभियान के दरमियान जितने भी क्षेत्रों को जीतने की कोशिश किया है, वहां पे किसी भी शासक ने इस तरह की बातें नहीं की है। क्योंकि पोरस क्या करेगा? उसके समक्ष जब हारेगा तो सामने आएगा तो वो पूछेगा सिकंदर की आपके साथ क्या किया जाए? तो पोरस सीधे बोलेगा कि जिस तरीके से एक हारे हुए राजा का साथ किया जाता है व्यवहार, आप वैसे ही कीजिए। फिर इसे प्रसन्न होकर के दोस्ती करके और ये अपने इस युद्ध अभियान में इसको सहयोगी बना लेगा। नेक्स्ट बोला है कि संगल राज पर ये फिर अधिकार कर लिया। ठीक, संगल राज पर अधिकार करने के पश्चात बारी आई अब ब्यास नदी का। तो ब्यास नदी के पास जब आया तो ब्यास नदी के पास आने के किनारे इसके जो सैनिक थे उनको ये दिमाग में ऐसा कर दिया गया कि ब्यास नदी के आगे एक साम्राज्य है। ठीक, भारत में एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य है। और वो शक्तिशाली साम्राज्य इतना है कि वो चाहे तो सिकंदर को भी हरा सकता है। और इससे उसके सैनिक क्या हो गए? हतोत्साहित हो गए। और हतोत्साहित होने के पश्चात उन्होंने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और यहाँ पे सिकंदर ने बहुत समझाने की कोशिश किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जीत पाएंगे, जीत पाएंगे, जीत पाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। और यहीं पे एक बात को कोट किया जाता है कि सिकंदर वो दुनिया का एक ऐसा शासक था जिसने अपने विजय अभियान के दौरान हर शासकों को हराया, किंतु वो अपने खुद अपने सैनिकों से हार गया। क्योंकि वो सैनिकों को ये मोटी एक तरीके से उत्साहित कर ही नहीं पाया कि हम ब्यास नदी को पार करके आगे आक्रमण करने के लिए जाएं। और यही से कहा जाता है कि सिकंदर ब्यास नदी से ही वापस की ओर लौट गया। और वापस की ओर लौट आता, इसी लौटने के क्रम में बेबीलोन में उसकी मृत्यु 325 ईसा पूर्व के, मतलब 300, हालांकि मृत्यु अभी नहीं होगी इसकी, बेबीलोन में मृत्यु होगी। और लेकिन ये वापसी कब कर देगा? वापसी आपका कर देगा 300
25 ईसा पूर्व के आसपास में ये वापसी कर देगा। और इस वापसी का सदमा उसको इतना लगेगा, उससे इतना दुख लगेगा कि कहा जाता है कि वो एक तरीके से सदमे में आ गया। और सदमे में आने के पश्चात इसने अंत इसका क्या होगा कि 323 ईसा पूर्व के आसपास इसकी मृत्यु हो जाएगी और ये दुनिया से चला जाएगा। अच्छा, जो युद्ध हुआ था पोरस से, तो उस युद्ध के कुछ डिटेल्स को हम थोड़ा सा अगर डिटेल को और देखें, तो ये युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था, झेलम नदी के तट पे सिकंदर और किसके बीच? राजा पोरस के बीच में हुआ था। और इसके परिणाम को देखा जाए तो इसमें सिकंदर जीत गया था और पोरस क्या हार गया। अब कह रहे कि पोरस पे विजय के उपलक्ष्य में इसने जो है एक किया क्या था, तो एक नगर की स्थापना की, जिस नगर का नाम था निकाइया नगर। क्या नगर का नाम था? निकाइया। नेक्स्ट बोला है कि वही बात है कि कह रहा है कि सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, तो पराजित किया, किंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर के उसने उसको अपना मित्र बना दिया और उसके जीते हुए क्षेत्र को दे दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिकंदर के जो असफलता के कारण क्या क्या था। एक तो सफल हुआ क्योंकि उसकी मतलब सफलता के कारण क्या क्या थे, तो लेकिन ये वापसी के पश्चात वो वापस चला जाएगा, तो क्या क्या वजह था? तो सफलता के कारणों में देखेगा कुछ कारण थे, तो कह रहा है कि समकालीन भारत में केंद्रीकृत सत्ता का अभाव था। उसके बाद सिकंदर की कुशल एवं प्रशिक्षित उसकी उसके पास सेना थी। भारतीय राजाओं से सिकंदर को सहयोग मिलना भी सिकंदर को एक बेहतर मतलब प्रशासकीय गुण का होना माना जाता है, और इस कारण वो जीत भी पाया। तो ये सारे के सारे रीजन थे जो भारत में जीत पाया, क्योंकि पोरस भी इसका सहयोग करेगा आगे चल के। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिकंदर जो वापसी किया, तो वापसी के क्रम में क्या क्या घटनाएं घटी। तो वापसी के क्रम में हम इसको थोड़ा सा एज ए दो ग्राफ में इसको करके पढ़ सकते हैं। तो वापसी कब कर रहा है? ये 325 ईसा पूर्व के आसपास में ये वापसी कर देगा। और वापसी के क्रम में कह रहा है कि इसके जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को उसने 3-4 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन क्षेत्र थे। तो कह रहा है कि वापसी के दौरान सिकंदर के द्वारा निम्न क्षेत्रों को जीता गया। और जीतने के क्रम में वो जो इसमें तो सारे नहीं पूछे थे कौन कौन जीते गए, लेकिन इसमें 2-3 ऐसे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक है जो है एस्किनोई, और दूसरा है जो है पटल राज। और पटल राज जो था सिकंदर के द्वारा जीता गया ये अंतिम राज था भारतीय भूभाग पे। और जो नोई के जो कार्य कि यहाँ की जो रानी थी वो सिकंदर से क्या की थी? युद्ध की थी। तो ये दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वापसी के दौरान अगर देखा जाए, तो कह रहा है कि इसने क्या करा कि वापसी में सिकंदर के द्वारा 3 नगरों की स्थापना की गई। तो वो नगर कौन कौन थे उनको एक बार देख लेते हैं। तो पहला नगर था आपका, वो था निकाइया। कौन था? निकाइया। या आपका रहा है कि पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की गई थी, और यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। दूसरा जो था उस नगर का नाम था बुके फला, और ये अपने प्रिय घोड़े के नाम पे इस नगर की स्थापना किया हुआ था। और कहाँ पे करता था? तो जो क्षेत्र था झेलम नदी के तट पे किया था। नेक्स्ट था सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया भी इसको कहते हैं। तो ये कह रहा है कि मिस्र को जब ये जीता था तो उसके उपलक्ष्य में इसने इसको स्थापित किया था। और ये वर्तमान कहते हैं ये काबुल एवं सिंध नदी के आसपास का ये क्षेत्र है। आगे बात करते हैं कि ये जब वापस गया, तो अब बात है कि भैया वापस जाएगा तो जगह को तो लेके जाएगा नहीं। इसने क्या किया? अपने विजित क्षेत्रों को 4 प्रशासनिक भागों में बांट करके और उन चारों को अलग अलग लोगों के हाथ में सौंप दिया। जो प्रथम प्रांत था वो प्रथम प्रांत था आपका सिंध नदी के उत्तर पश्चिमी भागों में, और यहाँ का शासक किसको बना दिया था? फिलिप को। द्वितीय प्रांत था सिंध एवं जो आपका झेलम नदी है उसके बीच में, और इसका जो शासक बना दिया अंबी के अधीन कर दिया इसको। तृतीय प्रांत बनाया वो कौन सा था? झेलम नदी के पूर्वी भाग को लेकर के इसने, और ब्यास नदी तक इसने किया, से लेकर के ब्यास नदी तक। और इसके शासक किसको बनाया? तो ये पोरस के अधीन इसको दे दिया। चौथा प्रांत जो था वो चौथा प्रांत किसके तो करा कि चौथा प्रांत सिंधु नदी के निचले भाग में बनाया, और इसके शासक वो किसको? तो पृथोन के अधीन इसको रख दिया। इसको हम यहाँ पे मैप के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये था आपका प्रथम, दूसरा था यहाँ, तीसरा था ये,
और चौथा कहाँ था ये, क्योंकि जब वापस जा रहा था तो वापस के क्रम में सिंधु नदी के मुहाने पे इसके सैनिक दो भागों में बटेंगे, और एक जल मार्ग और एक स्थल मार्ग से खुद सिकंदर जाएगा निराकस के साथ, और जल मार्ग के द्वारा इसका जो एडमिरल होला होगा केटरस, उसके साथ ये जाएगा। तो जाने के क्रम में ये चौथा प्रांत जो है अंतिम रूप से यहाँ पे स्थापित करेगा। और यहाँ पे वही चीजें दी गई है कि कौन कौन सा कहाँ पे, तो सिंधु नदी का जो सिंधु एवं झेलम नदी के भाग में तक्षशिला के शासक अम्बी को दे दिएगा, झेलम ब्यास नदी के पोरस राजा को दे दिएगा, सिंध के उत्तरी पश्चिमी भागों में फिलिप को दे दिएगा, और सिंध का निचला भाग आपका पिथोन को दे दिएगा, जो यहाँ पे रिलेटेड है। तो अन्य बात करते हैं कि सिकंदर जब वापस गया तो उसके क्रम में, जाने के क्रम में कौन कौन सी घटनाएं घटी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि सिकंदर वापस लौटते समय सिकंदर के को जब वापस लौटा तो उसमें सबसे प्रबल जो कोई विरोध किया था वो किसके द्वारा किया गया, वो आपके किया गया, सबसे जो प्रबल विरोधी था वो मालव और क्षुद्रक के गणों के द्वारा मतलब किया गया। और इस क्रम में जो है उनको ये बहुत इन दोनों के द्वारा मतलब इनके द्वारा बहुत किसको तो परेशान किया गया। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, और और देखिएगा ये तो ऑलरेडी मतलब बीमार था पहले से मानसिक रूप से, और फिर इस युद्ध में वो और घायल हो गया, और घायल के पश्चात वो बीमार पड़ गया। ठीक, आगे बात करते हैं, तो आगे हमारा ये है, एक सेकेंड थोड़ा सा लैपटॉप मेरा बैटरी लो हो गया है, तो एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, सॉरी। चलिए, हो गया। नेक्स्ट बोला है कि घायल हो गया, अब कह रहा है कि सिकंदर ने अपने वापसी में वो हिंद प्रांत में सिंध नदी के तट पे एक क्या किया था, एक पुल का निर्माण किया था। नेक्स्ट बोला है कि एस्किनोई नरेश के पराजित होने के पश्चात उसकी अ, जो रानी थी, यहाँ यानी नहीं होगा, यहाँ पे रानी होगा, रानी ही लिखा हुआ लेकिन सट गया है। सिकंदर के विरुद्ध क्या की थी, युद्ध की थी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। और नगर की वापसी के समय सिकंदर की जो सेना थी दो भागों में बढ़ गई थी, कौन सी नदी के तट पे, तो सिंध नदी के तट पे। एक जल मार्ग के थ्रू गया तो निराकस के नेतृत्व में, और एक स्थल मार्ग के जो जिसे सिकंदर उसके साथ गया, और क्रेटरस जो था इसके साथ था, क्योंकि ये बीमार पड़ गया था उस वक्त। और कह रहे कि सिकंदर घायल अवस्था में मकरान के किनारे किनारे अपने देश की ओर लौटा, और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई, कहाँ पे, तो बेबीलोन में। अब कह रहे कि भारतीय भूभाग को सिकंदर के द्वारा अंतिम विजय किसके, तो पाटल राज को जीता गया था। तो ये कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि जो सिकंदर का आगमन हुआ था उसके क्या प्रभाव थे, क्या भारतीयों पे इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। कर के पहला भारत यूनान जो संपर्क वो बढ़ा। नेक्स्ट बोला कि भारतीय इतिहास का एक तरीके से तिथिकरण हुआ, क्योंकि इसी के पश्चात कहा जाता है कि भारत, जैसे कि एक तरीके से यहाँ से भारत के इतिहास के बारे में स्पष्ट रूप से जानने को मिलता है। तो तिथिकरण हो पाया, डेटीकरण हो पाया, डेट का पता चल पाया कि किसके विषय में जो इसके साथ जो भी आए थे विद्वान, उन्होंने चीजों को लिखा है, बताया है, तो उनके बताने के रेफरेंस में जो जो डेट को मेंशन किया है, उस डेट के मेंशन के साथ ही हमारे क्या इतिहास की जानकारी भी प्राप्त हो पाई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि नंद नरेश का विनाश एवं मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है कि गंधार शैली का विकास हुआ। आगे हम लोग शैली के बारे में पढ़ेंगे, तो गंधार शैली का विकास हुआ। ठीक है, मूर्ति कला की शैली है, गंधार शैली हो जाएगा आपका, फिर मथुरा कला शैली हो जाएगा, ये सारे के सारे। नेक्स्ट बोला है कि सिकंदर खैबर दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश किया था, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद करें कि सिकंदर के समकालीन दो विद्वान थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, और वो उनको पूछा जाता था। अरिस्टोबुलस व्यूलस था, और इसके द्वारा जो हिस्ट्री ऑफ लॉ नामक किताब की रचना की गई, फिर सिकंदर के विजय अभियान संबंधित किताब लिखा गया। और एक है एना सिक्रेटिस था, और सिकंदर के जीवनी को इसके द्वारा लिखा गया था। अच्छा, अब है जो यूनानी आक्रमण से संबंधित जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि सिकंदर के आक्रमण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी मैंने यहाँ पे शामिल करने की कोशिश किया। तो कह रहा है कि सिकंदर के हमले के समय भारत पर किसका शासन था, कौन से वंश का, तो राजवंश था वो, नंद वंश, उसका शासक था धना नंद। नेक्स्ट बोले कि सिकंदर भारत में कितने समय रहा था, तो कह रहा है कि लगभग 2 वर्ष। अभियान के पश्चात सिकंदर महान के द्वारा
325 ईस्वी में क्या हो गया, भारत छोड़ दिया गया। तो 323 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में वो आया था और 325 में गया, तो लगभग 200 वर्षों तक ये रहा और उसके पश्चात वो चला गया। अब कुछ राजा है और उसके कौन से वंश से संबंधित थे, कहे कि डेमेट्रियस कौन सा था, हिंद यूनानी शासक था। रुद्रदामन कौन था, शक शासक था। गोंडो फर्निच कौन था, तो पल्लव शासक था। भीम कटफिसस कौन सा था, कुषाण शासक से संबंधित था। और फिर देखिए यहाँ पे जिस चीज को हम लोग ऊपर पढ़े हैं, तो कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के अथवा आहत हो जाने के पश्चात भारत के जिस गण या राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध किया था वो कौन था, तो मशक था, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था, तो कह रहे वो हम ऑलरेडी पढ़ा है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। उसकी फौज काफी बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों की सहायता भी मिली। ये सही है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कह रहे कि वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पे पराजित किया था वो कौन था, तो राजा पोरस। क्योंकि ये पराजित किया था वीर इसलिए क्या, क्योंकि वो उसके सामने एकदम जा करके एकदम पूरी निर्दयता से बोला कि भैया जो तुमको करना तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नियाकस है, अनेसी अनेसिक्रिटस है, उसके बाद डाइमेकस है, अरिस्टोबुलस है, और कह रहे कि इन सब में से सिकंदर के साथ भारत कौन नहीं आता, तो कौन नहीं आता, तो डाइमेकस। क्योंकि डाइमेकस किसके दौर में आया था, बिंदुसार के। तो इस तरीके से हमारा सिकंदर से संबंधित भी सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और आगे भी मैं जो भी इम्पोर्टेंट मतलब है वीडियो वो डालते रहूंगा। और मैं बीच में कुछ वीडियो को छोड़ा हूँ। छोड़ने का वजह ये है कि जो मेरा खुद से क्लास चल रहा है उस क्लास के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को कर रहा हूँ। बाकी बीच में ठीक है, जो भी वीडियो है उस चीज़ को मैं डालते रहूंगा। और कल से हो सकता है कि और भी सारे वीडियो में डालूंगा, जैसे कि साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी होगा, ये सारे के सारे वीडियो को मैं डालते रहूंगा क्लास, मतलब मतलब का टॉपिक वाइज एक एक करके। तो आपको सारे सब्जेक्ट के इस तरह के क्लास मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरी कोशिश ये रही कि मैं कंटेंट अच्छा उपलब्ध करवाऊँ। हो सकता है कि मेरे वीडियो का जो बनाने का तरीका कैसा हो, लेकिन हाँ मैंने कोशिश किया है कंटेंट अच्छा हो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो। आप लोग को वो प्रिंटेड नोट्स नहीं इसमें दिखेगा, हाथ से सारा लिखा हुआ, ये सारी की सारी चीजें दिखेगी। तो अंतिम रूप से हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कंटेंट अच्छा हो, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें हेल्प कर सके। बाकी प्रिंटेड हो ना हो उससे कोई, मुझे लगता है कि मायने नहीं रखता। बाय द वे, थैंक यू। और ये वीडियो अगर आपको सही लगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और भी बहुत सारे वीडियो बनाने को लेकर के मोटिवेशन मिले और मैं आगे वीडियो बनाते रहूं। सो थैंक यू।